पिछले भाग में आपने देखा कि शादी के एक सप्ताह बड़ी शांति से बीत जाता है, जब परिवार में सभी लोग राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि एक बार फिर कमला डरावनी और असामान्य हरकतें करने लगती है। कमला के साथ हो रही घटनाओं से शशि, कुलदीप और अखिलेश को इतना तो समझ में आ ही गया था कि कमला के ऊपर किसी प्रेत का साया है। शशि कमला के ऊपर से इस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए घर में एक छोटा सा हवन करने की कोशिश करती है, लेकिन कमला उसे भी पूरा नहीं होने देती और पंडित को चेतावनी देकर भगा देती है। शशि के पति अखिलेश ठाकुर को इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई बहुत शक्तिशाली प्रेत है जो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो शमशान में वास करने वाले अघोरी बाबा के पास जाता है और अपनी समस्या का हल करने को कहता है। अब आगे 15 साल पहले। मालकिन, सुना है आपको बाबा की देखभाल के लिए किसी आया की जरूरत है, हमें काम पर रख लीजिए। मालकिन, हम बहुत गरीब हैं, कोई सहारा नहीं है, सारी जिंदगी आप लोगों के पैर धो धो कर पिएंगे। कहाँ से आई हो तुम? किस गांव की हो? तुम्हारा पति, बच्चे, बाकी सब कहाँ हैं? कोई नहीं है मालकिन, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस गरीब के सर पर बाप का साया ना हो उससे कौन शादी करेगा मालकिन? बस हमें तो सर छुपाने भर की जगह मिल जाए, इससे ज्यादा की इच्छा नहीं है। पन्ना के आंसू को देखकर शशि का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे कुलदीप की देखभाल के लिए उसे अपने घर में रख लेती है। पन्ना ने जैसा वादा किया था, वाकई ठाकुर अखिलेश की हवेली में आने के बाद वो मन लगाकर अपना काम करने लगी। वैसे तो उसका काम सिर्फ कुलदीप की देखभाल करना था, लेकिन पन्ना कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी। अखिलेश की पसंद का खाना बनाना हो, उसके कपड़े धोकर आयरन करने हो, या फिर कुलदीप को खेलने के लिए ले जाना हो, आधी रात को भी उठकर अगर कुलदीप पन्ना का नाम पुकार दे तो पन्ना दौड़ी चली आती थी। पन्ना की लगन और मेहनत देखकर धीरे धीरे वो शशि की सबसे खास हो गई। कहने को तो घर में आधा दर्जन नौकर थे, लेकिन पन्ना ने उन नौकरों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। बाकी नौकरों को तमाम रोक टोक थी, लेकिन कुलदीप की आया होने के कारण पन्ना घर के किसी भी हिस्से में आ जा सकती थी। कुलदीप की देखभाल के अलावा भी पन्ना का यहाँ आने का कोई कारण हो सकता है, यह तो शशि ने कभी सोचा ही नहीं था। उसके हवेली में आने का कारण बरसों पहले हवेली के सीने में दफन हुआ वो राज था, जिस पर आज तक पर्दा लगा हुआ था। उस बंद दरवाजे के पीछे का राज कोई नहीं जानता था, इसीलिए पन्ना के बरसों उस घर में रहकर हाथ पैर मारने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। आज के दिन अखिलेश बाबा का जल लेकर घर लौट गया था। आज कमला अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर उस पर एक मोटी लोहे की चेन भी लपेटी गई थी, ताकि किसी भी हाल में वो अपने कमरे से बाहर ना आ पाए। सभी अपने अपने कमरे में चैन से सो रहे थे। आधी रात बीतने के बाद एक काला सा साया आकर कमला के दरवाजे की चैन को खोलता है और अंधेरे में हवेली में ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हवेली कमला की चीखों से गूंज रही थी। जैसे ही चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है, अखिलेश, शशि और कुलदीप दौड़ते हुए ऊपर कमला के कमरे में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उसके दरवाजे पर लगी हुई लोहे की चेन और कुंडा सब कुछ खुलकर एक तरफ लटका है और कमरे के दरवाजे चौपट खड़े पड़े हैं। दौड़ते हुए वे लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमला अपने कमरे से गायब हो गई है। बाबूजी, ये कमला कहाँ चली गई और इतनी मोटी चेन अपने आप आखिर खुल कैसे गई? कुछ समझ नहीं आता कि रात होते ही आखिर इसे क्या हो जाता है। कमला के चीखने की आवाज नीचे तहखाने से आ रही है, जल्दी चलिए, कहीं वो खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। सभी दौड़ते हुए नीचे तहखाने में पहुंचते हैं, जहां पर एक कमरे में छिपे हुए गुप्त तहखाने से कमला अंदर खुफिया कमरे में पहुंच गई थी। ये कौन सा खुफिया कमरा है माँ? आज से पहले मैंने तो कभी ये कमरा नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर शशि थोड़ा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। क्या हो गया कमला, क्यों चिल्ला रही हो? कमला अपने हाथों को जोर जोर से झटक रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी। खून, खून, यहाँ पर खून है, खून बिखरा हुआ है यहाँ चारों तरफ। देखो देखो, वहाँ वो बैठी हुई है, वो बुला रही है मुझे, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। देखो कमला, होश में आओ, कोई नहीं है यहाँ। देखो, मेरी बात पर यकीन करो, आंखें खोल कर एक बार देखो तो सही, वहाँ कोई नहीं है बेटा। नहीं, खून है यहाँ, वो कह रही है वो ले जाएगी मुझे, यहाँ खून है। कमला की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए
कुलदीप, अखिलेश और शशि उसे उठाते हैं और तहखाने से लेकर बाहर आ जाते हैं और ले जाकर उसके कमरे में लिटा देते हैं। मुझे ये सब साफ करना होगा। मेरा पूरा शरीर खून से गंदा हो गया है। मैं नहाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पन्ना को बुलाती हूँ, वो तुम्हें नहला देगी। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बस। अखिलेश चुपचाप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद बाबा की दी हुई अभिमंत्रित जल भी डाल देता है। सभी नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी पन्ना दौड़ते हुए नीचे आती है। बहूजी फिर से वैसे हो गई हैं। मैं उन्हें नहलाने के लिए जैसे ही गुसल खाने में ले गई, वो जानवर की तरह गुर्राने लगी और पानी की बाल्टी उठाकर दूर पटक दी। मैं उनका कमरा बाहर से बंद करके आई हूँ। मेरी तो अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, हम देखते हैं। माँ, एक बात बताओ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, यहीं पर रहते हुए मैं 25 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उस कमरे के बारे में नहीं जानता। फिर ये कमला उस खुफिया कमरे तक कैसे पहुंच गई? और ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतने सालों से वो बंद पड़ा है, जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था कि वहाँ ऐसा कोई कमरा भी है? बेकार की बातों में दिमाग मत लगाओ कुलदीप। इस समय कमरे से ज्यादा जरूरी कमला की हालत है। ये सोचो कि तुम्हारी पत्नी ठीक कैसे होगी। अरे बहुत आश्वासन देकर विदा करके लाए थे हम कमला को। क्या पता था कि आने के बाद स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर ही हो जाएगी। हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं कि अगर कल को कमला को कुछ हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम। कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लगता है बहू के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब इसी हवेली से ही जुड़ा हुआ है। अरे अच्छी खासी हट्टी कट्टी लड़की थी, इस घर से रिश्ता जोड़ने के बाद देखो क्या से क्या हो गई। कोई पहचान भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई है बेचारी बच्ची की। चांद जैसा रूप था उसका। कमला की हालत पर चिंता जताते हुए अखिलेश ठाकुर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। अब तो उन्हें बस किसी तरह ये दिन बीतने का इंतजार था, ताकि बाबा की साधना पूरी हो और वो आकर इस समस्या का कुछ तो हल सुझाए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ठाकुर की हवेली पर अघोरी बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है वो बच्ची? क्या ये जो जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है, ये वही है? बाबा, वो ऊपर अपने कमरे में है। हमने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। मजबूर हैं हम लोग, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। जिस लड़की को इतने अरमानों से अपने घर दुल्हन बनाकर लाए थे, आज उसकी ऐसी दशा देखकर मन एक एक पल में 100 आंसू बहा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऊपर वाले को कष्ट देना था तो हमें देता। हमारी फूल सी बहू का जीवन शुरू होने से पहले ही क्यों बर्बाद कर दिया। थोड़ा धीरज रखिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ ये पता लगाने का कि आखिर आपकी बहू के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसकी हालत ऐसी हो गई। आप एक बर्तन में अपने घर का जल भर कर लाइए। बाबा के कहने पर शशि एक बर्तन में जल लाकर बाबा को दे देती है। बाबा अपने साथ लाई हुई सामग्री को घर में बिछाते हैं और उसके बाद उस जल के ऊपर कुछ मंत्रों की क्रिया करने लगते हैं। कुछ देर तक जल को अभिमंत्रित करने के बाद आपके घर में अवश्य ही कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है? ऐसी घटनाओं का केंद्र अवश्य ही होता है। नहीं बाबा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पहली बार तो जब बहू विदा होकर हमारे यहाँ आई तो वो आराम से अपने कमरे में सो रही थी और तभी पहली बार उसके साथ वो सब शुरू हुआ। ठीक है, आप मुझे उसके कमरे तक ले चलिए। बाबा वो जल लेकर कमला के कमरे की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर, नहीं, यह वो जगह नहीं है। ठीक है, आप ऐसा करिए, उन सभी जगहों को मुझे दिखाइए जहां जहां कमला के साथ कुछ भी अनहोनी हुई है। बाबा की बात सुनकर अचानक ही कुलदीप को कुछ याद आता है। हाँ बाबा, कल कमला अचानक से तहखाने में पहुंच गई थी और वहां जाकर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यहाँ पर चारों तरफ खून ही खून है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि कमला तहखाने के जिस कमरे में पहुंची वो खुफिया कमरा था। उस कमरे के बारे में तो आज तक मैं भी नहीं जानता, फिर वो अचानक वहां कैसे पहुंच गई? जरूर उस कमरे का ताल्लुक इन घटनाओं से है। आप मुझे उस तहखाने तक ले चलिए। बाबा के कहने पर कुलदीप बाबा को उस तहखाने तक ले जाता है। वहां पहुंचकर बाबा वो जल का पात्र उस कमरे में रख देते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते पात्र में रखा हुआ जल जोर जोर से हिलने लगता है। मेरा शक बिल्कुल सही था, यही वो कमरा है जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है।
इस कमरे में एक बहुत शक्तिशाली रूह का वास है। जल में हो रही हलचल बता रही है कि ये रूह कोई आम रूह नहीं है, ये एक शैतानी रूह है जो बहुत ताकतवर है। आमतौर पर यह जल इतना जोर जोर से हिलोर नहीं मारता जितना इस बर्तन में मार रहा है। आप सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। बाबा सभी को लेकर उस तहखाने से बाहर आते हैं। ये कमरा आपकी हवेली में कब से है? आप कुछ तो जानते होंगे इस कमरे के बारे में, वरना इस तरह से इसे खुफिया रखने का कोई तो मतलब है ना। जरूर कुछ तो राज है इस कमरे के पीछे। बाबा, वैसे तो ये हवेली मेरे पुरखों के जमाने की है। मेरे दादा के पिता ने ये हवेली बनवाई थी, लेकिन मेरा बचपन इसी हवेली में बीता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले यहाँ ऐसा कोई खुफिया कमरा नहीं था। इस कमरे को छोटा करने के बाद ये खुफिया कमरा बनाया गया है। अब किसने किया और क्यों किया, ये तो मैं भी नहीं जानता। यदि आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। वैसे मेरे पास तो सच पता करने के और भी तरीके हैं। मैं अपनी सिद्धियों से उस आत्मा से सारा सच पता लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें लंबा समय लग जाए और उतने समय में आपकी बहू को यह आत्मा कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जरूर आप लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अगर सच नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन फिर आपकी बहू की जान बचाने की मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। आपने बताया था कि आपकी बहू के सुहाग के सामान के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जी बाबा जी, हमारी बहू की सुहाग की चूड़ियों की जगह न जाने कहां से काली चूड़ियां आ गई थी। क्या वो काली चूड़ियां अभी भी है आपके पास? अगर है तो लेकर आइए। बाबा की बात सुनकर शशि तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और वो काली चूड़ियां लेकर बाबा के सामने आ जाती है। लीजिए, बहू के हाथों से उतरवा कर ये चूड़ियां मैंने अपने पास रख ली थी। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर हाथ में जल लेकर कुछ बूंदे उन चूड़ियों पर छिड़कते हैं तो चूड़ियों का रंग बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है। ये देखिए, ये चूड़ियां कभी काली नहीं थी। ये वही लाल चूड़ियां हैं जो आपने अपनी बहू के शगुन में रखवाई थी। किसी ने काला जादू किया है इनके ऊपर। आपके बहू के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है।